अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म के हवाले से कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के हवाले से वो आपने समझनी है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म लफ्ज़ के ऊपर जाएँ तो ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है साइटो एंड प्लाज्म। साइटो बोलते हैं सेल को, जबकि प्लाज्म बोलते हैं फ्लूइड को। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता भी होगा कि जो स्टडी ऑफ सेल है उसको हम क्या कहते हैं। सो द स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। वैसे एक अलग वीडियो में बना दूंगा जिसके अंदर जितनी भी स्टडीज़ हैं, डिफरेंट जो फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी हैं जो हमारी दोनों बुक्स के अंदर इस्तेमाल हुई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने समझ लेना है कि जो स्टडी ऑफ सेल है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सो यहाँ पर साइटो बोलते हैं सेल को, जबकि प्लाज्म बोलते हैं फ्लूइड को। इसी वजह से हम जो है जो हमारे पास मेम्ब्रेन है प्लांट्स के अंदर या हम एनिमल के अंदर बात करें तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड्स हमारे पास पाया जाता है, इस वजह से उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो वैसे हम बात करें इसकी फर्दर आगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पर कंपोजिशन के बारे में आपने देखना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो कंपोजिशन के अंदर हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल आता है। अब साइटोसोल क्या है? साइटोसोल को हम दो नाम और भी देते हैं, वो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। साइटोसोल को हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर इसको हम ग्राउंड प्लाज्म भी कहते हैं। सो ये दोनों नाम आपके ध्यान में होने चाहिए। या हम इसके बारे में कहते हैं कि ये सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ पर डिफरेंट जो है फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनरीज प्रेजेंट होती हैं। सो ये हमारे पास किसके अंदर आती हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसका पार्ट आता है। और इसकी कंपोजिशन के हवाले से आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर 90% जो होता है वो हमारे पास वाटर होता है। सो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। देन हम बात करें तो इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आती हैं। अब सेल की इंक्लूजन्स क्या हैं? सेल की इंक्लूजन्स हमारे पास ऐसे डाइवर्स इंट्रासेलुलर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बाउंड नहीं होते मेम्ब्रेन से, यानी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये हमारे पास नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें एग्जांपल्स आ सकती है स्टोरेज ड्रॉपलेट्स की, जैसे लिपिड ड्रॉपलेट्स की हम बात करते हैं। इस तरह से पिगमेंट्स हो सकते हैं, कुछ और जो हमारे पास चीज़ें स्टोर होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। देन हम बात करें ऑर्गेनरीज की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनरीज कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनरीज हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जिनके अंदर हम आगे चल के पढ़ेंगे सारों को, जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, गोल्जी अपरेटस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो ये सारी की सारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। देन हम बात करें साइक्लोसिस की। अब क्योंकि हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है, हम कहते हैं कि सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनरीज, उस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कहते हैं। अब इस साइक्लोसिस के एक सेल के अंदर दो फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन ये है कि ये जितना भी कंटेंट है सेल के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में मदद देता है, यानी जो डिफरेंट ऑर्गेनरीज हैं, डिफरेंट जो कंटेंट है सेल का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो प्रोसेस या जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट मदद देती है वो साइक्लोसिस कहलाती है। देन दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गेनरीज की मूवमेंट है विद इन द सेल उसको भी इन्हांस करता है। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है वो भी साइक्लोसिस कराती है, और इसको हम एक्टिव मास मूवमेंट भी कहते हैं। सो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। इस मूवमेंट को, माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट को या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को हम एक्टिव मास मूवमेंट भी कहते हैं। सो ये चीज़ें होंगी इसके हवाले से। अब साइटोसोल की फर्दर आगे क्लासिफिकेशन पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने सेल ड्रॉ किया है। इस सेल के अंदर आप अगर देखें तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल मैंने ड्रॉ किया है, ये इसकी लिपिड बाइलेयर है। जबकि यहाँ पर देखें कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब साइटोप्लाज्म कौन सा रीजन होता है एक सेल के अंदर, उसको आपने समझना है। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी रीजन होता है उस सब को हम क्या कहते हैं? उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर इस मेम्ब्रेन से लेकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी रीजन आता है, जितना भी कंटेंट आता है, वो सारे का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। सो यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी दो रीजन फिर आते हैं, एक एक्टोप्लाज्म आता है, एक एंडोप्लाज्म आता है। उसको डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पर देखें साइटोसोल के बारे में। साइटोसोल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सॉल्युबल पार्ट होता है, जहाँ पर डिफरेंट कंटेंट वहाँ पर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म का। सो इसके दो हमारे पास सॉल्यूशंस पाए जाते हैं साइटोसोल के अंदर। एक को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन और दूसरे को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन।
अब ट्रू सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होता है? जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं उस सोल्यूशन के अंदर, उसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। जबकि हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर लार्जर पार्टिकल्स आते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिनमें एग्जांपल के तौर पर आप लिपिड मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रिसाइड करते हैं। सो ये दोनों सोल्यूशंस आपके ध्यान में होने चाहिए। इसी से यहाँ से आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की, कि कोलाइडल सोल्यूशन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है सोल लाइक और एक होता है जेल लाइक। सोल लाइक वो सोल्यूशन होता है कोलाइडल सोल्यूशन जो कि लेस विस्कस होता है हमारे पास, जबकि जेल लाइक सोल्यूशन की बात करें तो वो मोर विस्कस होता है। सो ये दो आगे क्लासिफिकेशन भी इसकी आपको पता होना चाहिए। देन एक और हमारे पास इफेक्ट आता है जिसको हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। टिंडाल इफेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर आपने समझना है, यहाँ पर लिखा इसलिए है मैंने क्योंकि ये इसका ताल्लुक कोलाइडल सोल्यूशन से है। टिंडाल इफेक्ट की पहले बात करें नेम की, तो इससे इसका जो नेम है वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही रखा गया है। एक हमारे पास ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉन टिंडाल, जिसने सबसे पहले इसके ऊपर स्टडी की, सो इसी वजह से इसका नाम भी टिंडाल इफेक्ट रखा गया है। अब इस इफेक्ट या इस फिनोमेना का क्या डेफिनेशन हो सकती है? ये इफेक्ट इस तरह का इफेक्ट है कि जब हम किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन से या सस्पेंडेड पार्टिकल से लाइट को पास करवाते हैं तो वो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है हमारे पास और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। उस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? उसको हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। सो ये कोलाइडल सोल्यूशन के हवाले से आपने बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि जब हम कोलाइडल सोल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं तो वो लाइट एक कोन ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। सो ये यहां पर आपका क्लियर हो गया। अब हम जाएं साइटोप्लाज्म के अंदर दो रीजन्स के हवाले से। एक हमारे पास रीजन होता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, यानी न्यूक्लियस इन्वेलप के जो करीब होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंडो बोलते हैं हमारे पास इनर साइड पर होने वाला, यानी इन साइड होने वाला, यानी जो हमारे पास साइटोप्लाज्म इनर साइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गिर्द होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसका दूसरा नाम इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं। देन इसकी बात करें फर्दर तो ये ग्रैनुलर होता है और ये लेस विस्कस होता है। सो यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो इनर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, लेस विस्कस होता है, मोर विस्कस होता है, तो आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए जो इनर पोर्शन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो हमारे पास लेस विस्कस होता है। ठीक हो गया, यहां पर ये चीज आपको समझ आ गई। देन हम बात करें जो रीजन हमारे पास साइटोप्लाज्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है साइटोजेल। साइटो बोलते हैं अगेन सेल को और जेल जेल लाइक, यानी ऐसा पार्ट ऑफ द सेल जो कि जेल लाइक होता है, मोर विस्कस होता है, उसको हम साइटोजेल कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर इसी की मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि एक्टोप्लाज्म हमारे पास पेरिफेरल पार्ट पर होता है सेल के, दूसरा ये मोर विस्कस होता है या जेल लाइक होता है, और तीसरा इसका जो नाम है दूसरा इसका वो प्लाज्मोजेल, यानी साइटोजेल को या एक्टोप्लाज्म को हम प्लाज्मोजेल भी कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर साइटोजेल के ऊपर मैंने यहाँ पर डॉट इसलिए डाला है, थोड़ा सा यहाँ पर आपने समझना है इसके हवाले से एक पॉइंट जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वो इस हवाले से ये है कि हमारे पास जो साइटोजेल वाला रीजन है साइटोप्लाज्म का वो स्टोरेज मटेरियल का काम करता है, यानी जितनी भी चीज़ें सेल्स के अंदर स्टोर होनी होती हैं या सेल से ट्रांसफ़र करनी होती हैं दूसरी सेल को, तो वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब वो चीज़ें जो हैं वो स्टोर होती हैं, यानी साइटोजेल वाले रीजन के अंदर स्टोर होती हैं। सो ये पॉइंट भी आपने समझना है यहाँ पर। देन हम जाते हैं फंक्शंस के ऊपर कि साइटोप्लाज्म कौन कौन से फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम बात करें ये साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, यानी जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी है वो इसी साइटोप्लाज्म के रीजन के अंदर होनी है। अब किस तरह से हम बात कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे इसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के रीजन के अंदर होती हैं, जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनरीज प्रेजेंट होती हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस को आगे परफॉर्म करती हैं। देन दूसरा फंक्शन हमारे पास इसका आता है कि ये स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल का भी काम करता है, यानी जो चीज़ें वहाँ पर ऑर्गेनरीज के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं हमारे पास, वो सारी की सारी कहाँ पर स्टोर होती हैं, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती हैं एज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। जैसे हम बात करते हैं लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं, प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और पिगमेंट्स के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो ये स्टोरेज हाउस का काम भी करता है। देन हम बात करें तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि मोस्ट प्रोटीन्स जो हैं वो भी सिंथेसाइज होती हैं इन साइटोप्लाज्म।
अब आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, उसको हम वैसे लेटर ऑन किसी और लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, जहां पर हम राइबोसोम्स को पढ़ रहे होंगे। आप जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री का काम करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर फिर वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। देन बात करें चौथे फंक्शन की, वो ये है कि ये मेंटेन करता है शेप को और मूवमेंट को। अब साइटोप्लाज्म किस तरह से शेप को और मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यहाँ पर आपने समझना है। यहाँ पर कुछ ये मैंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल और स्केलेटन बोलते हैं हम फ्रेमवर्क को, यानी जो सेल का फ्रेमवर्क है उनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसके अंदर फिर तीन चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, तीन तरह की प्रोटीन्स आती हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और एक हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास ट्यूबुलर इन शेप होते हैं, माइक्रोफिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो इन दोनों के इन बिटवीन आ जाते हैं। सो इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो हमारे पास साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है कि ये शेप को मेंटेन करता है और मूवमेंट के अंदर मदद देता है। हमने बात की यहाँ पर साइक्लोसिस की, यहाँ पर हमने की बात साइक्लोसिस की। साइक्लोसिस के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट होती है कंटेंट की, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनरीज की मूवमेंट होती है। सो उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको कौन इन्हांस करता है, उसको कौन कैरी ऑन करता है, उसको एक जो साइटोस्केलेटन है उसका मेंबर करता है, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक की लाइन है, ये आपने समझनी है कि जो साइक्लोसिस प्रोसेस है ये होता है माइक्रोफिलामेंट की वजह से। सो माइक्रोफिलामेंट आपने ध्यान में रखना है एमसीक्यूज के हवाले से। सो ये यहां पर हमारा चौथा जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये तो होगी सारी फंक्शंस के हवाले से बात। जो चीज़ मेरे से रह गई है पहले आपको शुरू में बताने से, वो आपको बता देता हूं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस आपने यहां पर समझना है। साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा रीजन जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जबकि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म वो रीजन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे हम बैक्टीरियल सेल की बात करें या प्रोकैरियोट सेल्स की बात करें, तो उनके अंदर जो क्योंकि वेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, वो फ्रीली मूव कर सकता है, तो उनका वो जो सारे का सारा रीजन होता है वो साइटोप्लाज्म भी कहलाता है और प्रोटोप्लाज्म भी कहलाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक और डिफरेंस जो है हमारे पास वो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी आता है। प्रोटोप्लास्ट हम कहते हैं ऐसे सेल को जिसकी सेल वॉल रिमूव्ड हो, उसके अंदर फिर न्यूक्लियस भी आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी आ जाता है। लेकिन जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म सेल का वो रीजन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी आता है, साथ में साइटोप्लाज्म भी आता है और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आता है। सो ये दोनों तरह के डिफरेंसेस आपके माइंड में होने चाहिए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफरेंस है। क्योंकि एग्जामिनर जो है इन्हीं जो टॉपिक्स हैं इन्हीं कंसेप्ट में से फिर क्वेश्चन बनाता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनरीज को स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।